आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का शीर्षक है यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग. So dear students, I welcome you all in this session and the topic of the session is unit planning and lesson planning. जब हम प्लानिंग की बात करते हैं और एज ए टीचर, एज ए ट्रेनी टीचर, जब हम अपनी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तब हम प्लानिंग केवल लेसन प्लानिंग तक सीमित नहीं रखते, बल्कि हमारी प्लानिंग एनुअल प्लानिंग से स्टार्ट होकर यूनिट प्लानिंग और फिर लेसन प्लानिंग तक जाती है. तो लेसन प्लानिंग तक पहुंचने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, आखिर एक टीचर को प्लानिंग की या नियोजन की जरूरत होती क्यों है. बहुत अच्छा एक कोटेशन है क्लार्क ने दिया, दैट प्लानिंग इज अ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ पर्सन विजुअलाइजेस द फ्यूचर, इन्वेंटरीज, means and ends and construct a framework to guide his or her future actions. इसका मतलब है कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो या हम अपने जीवन में किसी भी चीज की प्लानिंग करें, अपने भविष्य में हम क्या करेंगे, इन्वेंट्रीज हमारे पास क्या उपलब्ध हैं, हम किस तरीके से करेंगे और केवल किस तरीके से करेंगे नहीं, कैसे उसे समाप्त करेंगे, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क हम बनाते हैं जिससे कि हमारे एक्शंस को हम गाइड कर सकें. तो हम जब लेसन प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारी शुरुआत एनुअल प्लानिंग से होती है. एनुअल प्लान क्या है? जब आपको एज ए टीचर साल के प्रारंभ में कोई भी कोर्स पढ़ाने के लिए दिया जाता है, किसी भी कक्षा में कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो हम एक पूरा ओवरव्यू प्लान करते हैं. उसमें हम ये सोचते हैं कि हमारे पास इस पूरे वर्ष में हमें कितनी यूनिट्स कवर करनी है, उन यूनिट्स में कितने टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं. इसके साथ साथ हमें अपने सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट हमें पूरे एक साल में पढ़ाना है, उसमें कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी है, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी है, कितनी बार एग्जाम लेना है, कितनी बार टेस्टिंग करनी है. तो ये सारी चीजें जब हम पूरे साल के लिए प्लान करते हैं और हमें कितना समय अपने विद्यार्थियों को उनके चर्चा, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए देना है, तो जब हम इन सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं पूरे वर्ष की, तो उस प्लानिंग को हम एनुअल प्लानिंग कहते हैं. हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब एनुअल प्लानिंग की बात करें तो आपको अपने जो आपका एकेडमिक सेशन है, जो आपका एकेडमिक ईयर है, उसकी शुरुआत में ही, उसके स्टार्टिंग में ही ये प्लान बना लेना चाहिए कि आप अपनी प्लानिंग कैसे करें. दूसरी चीज, हमें अपने सब्जेक्ट में जितनी भी यूनिट्स हैं उनको कैटेगराइज कर लेना चाहिए. अब कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में या स्कूल के सिलेबस में या जिस टेक्स्ट बुक को हम इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्स्ट बुक में जो यूनिट्स दे रखी हैं उन यूनिट्स को ही हम अपना आधार बना लेते हैं. पर ध्यान रखिए कि वो टेक्स्ट बुक की जो यूनिट है, वो यूनिट या तो आपका जो सिलेबस जिसने बनाया है, चाहे वो सीबीएसई है, आपका स्टेट बोर्ड है या आपकी यूनिवर्सिटी है, उनके यूनिटाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाया गया है. आपका यूनिटाइजेशन आपकी टीचिंग लर्निंग को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं पूरे सिलेबस को कितने यूनिट्स में बांटूंगा, कितने लेसन्स में बांटूंगा. तो आपके नंबर्स होने चाहिए कि मुझे इतनी यूनिट और हर यूनिट में इतने लेसन कवर करने हैं. आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस कक्षा में, किस महीने में कितने घंटे स्पेंड करने को मिलेंगे, क्योंकि आप जब पूरे सत्र का प्लान बनाते हैं तो आपको पता होता है एक सत्र में आपके पास 8 या 9 महीने हैं, उसमें से कितने दिन अवकाश में जाने हैं, कितने दिन एडमिशन और एग्जामिनेशन में जाने हैं, कितने दिन एनुअल मीटिंग, स्पोर्ट्स मीटिंग, कल्चरल इवेंट्स होने हैं. आप जब अपने सब्जेक्ट का एनुअल प्लान बनाएं तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें, ताकि आपको फिर ये समस्या ना हो कि आपने तो एक साल में ये मान लिया कि मेरे पास 200 दिन होंगे, मैं 200 दिन में सिलेबस खत्म करूंगा, लेकिन उन 200 दिन में बहुत सारे दिन परीक्षाओं में चले गए, बहुत सारे दिन किसी वार्षिक आयोजन में चले गए, बहुत सारे दिन किसी गेम्स की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में, बच्चों की तैयारी में चले गए. तो हमें वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है, इसलिए एक अच्छे एनुअल प्लान में यह माना जाता है कि आपके नंबर ऑफ शेड्यूल्ड क्लासेस या पीरियड्स जो है वो कितने हैं, ये होने चाहिए. ओवरऑल आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाकर क्या लर्निंग गोल अचीव करेंगे वो होने चाहिए.
और अपनी टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए आप पूरे वर्ष में कितनी एक्टिविटीज करेंगे, किस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज विद इन योर सब्जेक्ट आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सारी चीजें भी आप इसी में प्लान कर लेते हैं। मैंने एनुअल प्लानिंग से शुरुआत इसलिए की क्योंकि यूनिट प्लानिंग का आधार एनुअल प्लान ही है। हम वैक्यूम में यूनिट प्लानिंग या लेसन प्लानिंग की बात नहीं कर सकते। तो एज ए टीचर हमें जब अपने सब्जेक्ट का हम प्लान बना रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कॉन्क्रीट कितने डेज हमें अपने सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, उसके हिसाब से हमें प्लान बनाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यूनिट प्लान की। यूनिट प्लानिंग वास्तव में आपको अपनी टीचिंग लर्निंग को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। क्यों, कैसे मदद करती है? क्योंकि जब आप अपने सिलेबस को डिफरेंट यूनिट्स में बांटते हैं तो उन यूनिट्स में बांटने का एक आधार होता है। आप उन यूनिट्स का एक क्रम निर्धारित करते हैं कि आप पहले कौन से यूनिट पढ़ाएंगे, फिर कौन से यूनिट पढ़ाएंगे, फिर कौन से यूनिट पढ़ाएंगे। आप ये भी तय करते हैं किस यूनिट में आप कितना समय देंगे। तो आपकी जो पूरी टीचिंग लर्निंग उस सब्जेक्ट की है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एक तार्किक साम्यता और क्रमबद्धता के साथ सुनिश्चित हो जाती है। दूसरी चीज, ये यूनिट प्लान हमें मदद करता है हमारी पूरी यूनिट को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एक संपूर्णता के साथ देखने में। क्योंकि जब हम यूनिट प्लान बनाते हैं, जब हम यूनिट प्लानिंग करते हैं, तब हम अपनी यूनिट में ये देखते हैं कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने सब कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बीच क्या कनेक्टिविटी है, किस कॉन्सेप्ट पर हमें अधिक समय व्यतीत करना है, किस सब कॉन्सेप्ट को हम एक्टिविटी से पढ़ा सकते हैं, किस सब कॉन्सेप्ट को हमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देनी होगी, कौन से कॉन्सेप्ट सब कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज या प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होगी। तो वी विल लुक टू आवर यूनिट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। दैट्स व्हाई दिस यूनिट प्लान हेल्प्स अस अ लॉट। फिर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है उस यूनिट का और जो डिफरेंट यूनिट है वो एक थीमेटिकली अरेंज हो जाता है। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस देखें तो एनसीईआरटी ने खासतौर पर एटलीस्ट अप टू क्लास 10 सब्जेक्ट्स को थीमेटिकली अरेंज किया है। आप चाहे साइंस का करिकुलम देख लीजिए, चाहे सोशल साइंस का देख लीजिए, या लोअर प्राइमरी लेवल पर आप ईवीएस का देख लीजिए, दे हैव प्रिफर्ड थीम्स। इफ नॉट, still you can classify your whole syllabus in certain themes and you can connect those themes with each other. Then unit plan also helps you to provide more detailed view of your teaching plans. जो हम टीचिंग प्लान्स बनाते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में लेसन प्लान कहते हैं, आपका यूनिट प्लान जब आप बनाते हैं तो आप ये तय करते हैं कि एक यूनिट आप कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मान लीजिए आपने तय किया कि मेरी एक यूनिट 7 कक्षाओं में समाप्त होगी। There will be 7 lectures or 7 sessions in my unit, right? Then in which session or in which lesson or in which period, what concepts or sub-concepts you will take? Then what will be the learning outcome of that concept or sub-concepts? So you prepare a one-page summary of whole lesson. Your lesson plan is a very detailed plan. So here you do not prepare a lesson plan. यहाँ आप एक पूरा lesson plan नहीं बनाते। आप क्या करते हैं, आप यूनिट प्लान में डिफरेंट अपने यूनिट को जब आप छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करते हैं या लेसन्स का नंबर डिसाइड करते हैं तो हर लेसन का एक शॉर्ट प्लान बनाते हैं, एक समरी प्लान बनाते हैं। तो वो समरी प्लान आपको आपके टीचिंग प्लान को एक ओवरव्यू देता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आप यूनिट प्लान में अपने ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स, जिनकी आजकल हम बात करते हैं, अपना सब्जेक्ट कंटेंट, आपकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी और आपकी असेसमेंट स्ट्रैटेजी, अर्थात आपके क्या अपेक्षित अधिगम प्राप्तियां हैं या उद्देश्य हैं जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने सब्जेक्ट कंटेंट, अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी और अपनी असेसमेंट स्ट्रैटेजी, इन सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इन सबको आपस में मैच कर सकते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारा जो शिक्षण उद्देश्य है, हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ही तय करता है कि हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि विषय वस्तु की स्वरूप और हमारा उद्देश्य, इसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। फिर हमारी जो लर्निंग स्ट्रैटेजी और जो उद्देश्य है, उसी के आधार पर हम तय करते हैं हमारा असेसमेंट किस तरह का होगा। आई विल शो यू सम एग्जांपल्स टुडे सो दैट यू कैन डू इट।
व्हाट इज अ यूनिट? पहले ये समझिए, आप सब ने जब लेसन प्लानिंग के अप्रोचेस के नाम पढ़े होंगे तो बहुत सारे लोगों ने मॉरिसन का नाम पढ़ा होगा, और मॉरिसन ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि एक यूनिट बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है ऑफ व्हाट, ऑफ रिलेटेड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज so developed as to achieve pupils' purposes to provide significant educational experiences which results in appropriate behavioral changes. उपयुक्त व्यवहारिक परिवर्तनों में परिणाम लाने के लिए एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो आप प्रोवाइड करने वाले हैं, उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है जिसमें आप सारे मीनिंगफुल और रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। देन व्हाट इज अ यूनिट प्लान? एक यूनिट प्लान क्या होता है? अगर आप एक यूनिट प्लान को देखें तो एक यूनिट प्लान में देयर आर कंसेप्ट्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू बी टॉट इन वेरियस लेसन्स। जो डिफरेंट लेसन्स में आप अपने कंसेप्ट या सब कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, जो संप्रत्यय पढ़ाने वाले हैं, साथ ही साथ उसके अधिगम उद्देश्य क्या होंगे, व्हाट आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा अ यूनिट प्लान रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंटर रिलेशन ऑफ कंसेप्ट्स। संप्रत्ययों के बीच अंतः संबंध क्या है, व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस एंड इश्यूज यू आर गोइंग टू डिस्कस। आप कौन से अनुभव और कौन से मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उनके बीच अंतः संबंध क्या है। कई बार ना केवल आपके सब्जेक्ट में बल्कि दूसरे सब्जेक्ट में भी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड यूनिट planning. So a unit plan includes concepts, learning objects, as well as a unit plan reflects on the interrelationship of these concepts and experiences. What are the benefits of unit plan? Unit plan always have a central problem or purpose. यूनिट प्लान का हमेशा एक केंद्रीय समस्या होती है, ये केंद्रीय तत्व होता है, एक मूल संप्रत्यय होता है, मेन कंसेप्ट होता है। उस मेन कंसेप्ट के चारों तरफ ही, उसके अराउंड ही, उस सेंट्रल इशू के अराउंड ही whole unit is being planned, right? Second, unit plan considers all related concepts around the main theme. तो आपके जो मेन थीम है यूनिट की, उससे जुड़े हुए जो डिफरेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब कॉन्सेप्ट्स आप चार्ट आउट करते हैं। Then it brings continuity and comprehensiveness in planning. Because you plan a unit as a whole and you integrate all concepts and some sub concepts together, you also define what kind of relationship is there between concepts and sub concepts, कि उन संप्रत्ययों और उप संप्रत्ययों के बीच किस तरह का संबंध है, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है, आप इसको भी परिभाषित करते हैं। तो ये आपके प्लानिंग में एक कंटिन्यूटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाता है। और साथ ही यूनिट प्लानिंग में पता नहीं कितने लोग इसको प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन लर्नर्स का पार्टिसिपेशन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि आप यूनिट प्लान अपने लिए नहीं बना रहे। To whom you are making a unit plan? You are going to make a unit plan to facilitate your learners. So you keep your learners' participation in your mind, that where, on which concept, on which sub-concept, at what time you will involve your learners and in what way. किस तरह से आप अपने learners को participate कराएंगे, right? So these are some benefits. Then if you plan a unit plan properly, it gives you an idea. ये आपको एक अंदाजा देता है कि मैं कैसे अपनी लेसन प्लानिंग करूंगा। मान लीजिए आपके सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं, होती तो बहुत सारी यूनिट है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपके सिलेबस में 3 यूनिट है, एक यूनिट के लिए आपने तय किया आप 5 लेसन लेंगे, एक यूनिट में आपने तय किया आप 7 या 8 लेसन लेंगे, एक यूनिट में आपने तय किया कि आप 10 या 12 लेसन लेंगे। तो वो जो लेसन आप लेंगे, आपको मदद मिलेगी कि कौन सी यूनिट मुझे 3 लेसन में खत्म करनी है, तो मैं 3 प्लान बनाऊंगा। जिस यूनिट प्लान में आपने डिसाइड किया आई विल मेक 8 और 9 लेसन्स, यू विल मेक 8 और 9 लेसन प्लान्स। सो यूनिट प्लान इज बेसिकली बेस फॉर योर लेसन प्लानिंग। देन इट हेल्प्स यू, इट गाइड्स यू टू अरेंज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर हम यूनिट प्लान नहीं बनाते हैं और हम सीधे लेसन प्लान बनाए, हमें आज क्लास लेनी है, मॉर्निंग में हम लेसन प्लान बनाए और ठीक 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें क्लास लेनी है, और लेसन प्लान बनाते समय हमने कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी प्लान की, लेकिन अरे हमें ध्यान आया उससे रिलेटेड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज तो हमारे पास है नहीं, देन व्हाट? और अगर हम यूनिट प्लान एडवांस में बना लेते हैं कि एक यूनिट के शुरू में ही हमने बना लिया
कि ये यूनिट हम इन 10 लेसन्स में खबर समाप्त करेंगे, इन 10 लेसन्स में इन लेसन्स के ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इन 10 लेसन्स में हम ये टीचिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। पर्टिकुलर लेसन में हर टीचिंग स्ट्रेटजी के लिए फिर आप प्लान कर सकते हैं कि आप किस तरह का रिसोर्स यूज करेंगे। सो यू प्लान योर रिसोर्स इन एडवांस एंड यू कैन अरेंज योर रिसोर्स इन एडवांस if you go for unit plan, right? Then you have certain general goals of your unit, and when you move from unit plan to lesson plan, जब आप unit plan से lesson plan की तरफ जाते हैं तो आप अपने general objectives को specific objectives में translate करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी यूनिट को समाप्त करने की आपकी जो पेस है, जो स्पीड है, वो मेंटेन रहती है, क्योंकि आपने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि how many lessons I will take, how many lessons I will take in particular unit. So if you have divided initially your unit into 6 lessons, you have also understand कि आपको किस यूनिट में कितना कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आप यूनिट प्लान नहीं बनाते हैं, आप चैप्टर लेते हैं और उसको लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं, शुरू के टॉपिक्स में मान लीजिए आपने ज्यादा समय लगा दिया, अचानक आपको याद आया कि अरे टर्म एंड एग्जाम का टाइम आ रहा है, सेमेस्टर एग्जाम का टाइम आ रहा है, या मंथली जो आपने शेड्यूल किए हैं उनका टाइम आ रहा है, मुझे यूनिट जल्दी खत्म करनी है। तो होता क्या है कि लास्ट के लेसन आप जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, पहले के लेसन में कई बार आप बहुत अधिक समय ले लेते हैं, तो उससे विद्यार्थी को नुकसान होता है, क्योंकि आपकी प्लानिंग की कमी की वजह से वो समस्या आपके समक्ष आ सकती है। नाउ द पॉइंट इज, इफ दीज आर द बेनिफिट्स, then how we can plan a unit. So what are the common steps? First step is division of unit into different concepts and sub concepts. आप अपनी यूनिट अपने सामने रखिए, अपनी किताब खोलिए, देखिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो आपका चैप्टर है, कई बार आपका वो चैप्टर भी एक पूरी यूनिट हो सकता है, क्योंकि आप चैप्टर एक बार में खत्म नहीं करते। आप चाहे लैंग्वेज के टीचर हैं, आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आप साइंस के टीचर हैं, आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, you divide your units into certain lessons. So first you divide your units. Then you identify the learning outcomes for a unit. That if there are 5 or 6 main concepts which I will cover in 5 or 6 lessons, what should be my learning outcomes, expected learning outcomes from this unit. So first you divide the unit into concept and sub-concept, then you decide the learning outcomes. Then you decide the method or techniques for teaching learning. That for which unit, for which lesson, and for which learning outcome, what type of learning method or what type of teaching learning strategy I will adopt. तो हम इसका कैसे, कौन सी विधि का इसमें प्रयोग करेंगे. So after deciding the techniques, you also plan the way you will interact with your learners. आप अपने लर्नर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे. आप कोई ग्रुप स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी प्लान करेंगे, whether there will be some think pair share type of activities or Zixa or any cooperative learning method, or there will be some individual activity, or there will be some projects. So how you will interact with your learners and how you will evaluate the learning outcomes. So these are the steps which you follow when you plan a unit. देखते हैं यूनिट प्लान कैसे बनता है. ये एक यूनिट प्लान का फॉर्मेट है. ये बेसिक फॉर्मेट जो है, जब आप अपने यूनिट को कंसेप्ट्स में या लेसन्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये फॉर्मेट आप हर लेसन के लिए बनाते हैं. मान लीजिए आपने 6 या 7 या 5 टॉपिक बना लिए कि मैं 5 लेसन में अपना पूरा यूनिट फिनिश करूं. तो अब आप हर लेसन के लिए एक पेज बनाइए. उस पेज में लिखिए लेसन नंबर 1 2 3 4 जो भी है. ये फॉर्मेट आप एक लेसन के लिए एक फॉर्मेट यूज करिए, ये मेरा सजेशन है. Then you write the topic and sub concepts to be covered in that lesson. उसमें कौन सा मेन टॉपिक होगा, क्या सब कॉन्सेप्ट कवर होंगे, इस लेसन का क्या लर्निंग आउटकम होगा, इसके लिए कौन सी एक्टिविटी या स्ट्रैटेजी हम प्लान करेंगे, किस तरह के लर्निंग रिसोर्सेज हम यूज करेंगे और किस तरह की असेसमेंट स्ट्रैटेजीज का हम प्रयोग करेंगे. तो जब आप ये सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं, तो आपकी यूनिट प्लान में कितनी मेहनत है, बहुत थोड़ी सी मेहनत है. आपको केवल 5-6 पेज अपने प्लान के बनाने हैं. हर एक लेसन के बारे में एक एक पेज की एक समरी बनानी है, एंड यू कैन प्रिपेयर अ यूनिट प्लान. देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू, राइट. आजकल कंसेप्ट मैप का यूज बहुत होता है. कंसेप्ट मैप आप जानते हैं, नोवोक ने इसका कंसेप्ट दिया. कॉन्सेप्ट मैप का फायदा यह होता है कि आपके यूनिट में जो कॉन्सेप्ट्स और उनके सब कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बीच क्या रिलेशंस हैं,
उन रिलेशंस को लिंक करने के लिए ये कंसेप्ट मैप आपकी मदद करता है। तो आपके कंसेप्ट और सब कॉन्सेप्ट को एक होलिस्टिक व्यू देने में कंसेप्ट मैप मदद करता है। आप उसके बाद अपने लेसन को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप कंसेप्ट मैप का भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कंसेप्ट मैप केवल सॉफ्टवेयर से ही बन सकता है। नहीं, सॉफ्टवेयर से कैसे कंसेप्ट मैप बनता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। इफ यू आर नॉट हैविंग द सॉफ्टवेयर फैसिलिटी, you took a paper, plain paper, write the name of the chapter, then write all the main concepts related to that chapter around that, then write all the sub concepts related to one concept and make a meaningful relationship between them. Because this concept map help you to plan your teaching strategy, you identify resources and arrange the content and develop assessment tool. एक concept map क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट में वास्तव में जो डिफरेंट प्रोपोजिशंस हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बीच मीनिंगफुल रिलेशनशिप का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कई बार कुछ नोड्स और कुछ कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट मैप में सामान्यतः तीन चीजें होती हैं, एक नोड, एक कनेक्टिंग लिंक और एक लेवल ऑन लाइन। ठीक, तो नोड क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट या सब कॉन्सेप्ट आपके यूनिट में हैं, उनको आप एक बॉक्स में, एक सर्कुलर घेरे में जब लिख लेते हैं चार्ट पर, तो वो नोड कहलाती है। सपोज एक तरफ आपने लिखा सेल, कोशिका, और एक तरफ लिखा टिश्यू, ऊतक, तो टिश्यू, ऊतक और सेल, कोशिका, ये दो नोड है, राइट। कोशिका टिश्यू से कैसे कनेक्टेड है, उसके लिए आप जो लाइन खींचते हैं वो कनेक्टिंग लाइन है। और टिश्यू और कोशिका का जो रिलेशनशिप है, that a tissue has similar kind of cells, in one tissue all cells are a same kind, तो आप लिखते हैं same kind of cells make tissue, तो same kind of cells ये आप लिखते हैं उस कनेक्टिंग लाइन के ऊपर, तो ये आपका लेवल ऑन द लाइन है। तो एक कंसेप्ट मैप में नोड्स होते हैं, कनेक्टिंग लाइंस होती हैं और लेवल ऑन द लाइंस होती है। ये देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट मैप होता है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है? आपके चैप्टर का, आपकी यूनिट का मुख्य शीर्षक, ये आपका की कॉन्सेप्ट। फिर आप अपने अपने की कॉन्सेप्ट को, उसके अंदर जो बहुत जनरल कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनको बॉक्स में लिखते हैं, उनके बीच लिंक लाइन है, और जो LIN के लिंक मैंने लिखा है, ये वो शब्द है जो उनको लिंक करता है। कई बार केवल कंसेप्ट, सब कॉन्सेप्ट या जनरल कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ही एक दूसरे से लिंक नहीं होते, बल्कि दो कॉन्सेप्ट के बीच क्रॉस लिंक्स भी होते हैं, उनके बीच आपसी संबंध भी होते हैं। मुझे लगता है कि इसको आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब आप एक वास्तविक कॉन्सेप्ट मैप देखेंगे, जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आप यहां पर यह समझिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट मैप में तीन चीजें होती हैं, की कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट्स, देन सम स्पेसिफिक और लेस जनरल कॉन्सेप्ट्स, and there may be some objects, examples, specific concepts also, right? How these are connected to each other, the overview, the picture, the graphical representation of all concepts and sub concepts and their relationship is called concept map. This is a concept map of atom, right? Now you can see here is my cursor on atom. So atom is the key concept. Atom is the key concept. Then you see on this atom has is connecting word, subatomic particles. एटम में, परमाणु में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो सकता है एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। सो वन रिलेशन इज एटम विद एटॉमिक मॉडल्स and one preposition is atom has subatomic particles. Then you can see atom, in one atom the total number of proton and neutrons is mass number, and in one atom the number of protons present in nucleus is atomic number. So mass number and atomic number, these are two concepts, sub concepts, and these are linked with the main concept atom. So in concept map you can see that there is always a concept or a sub-concept, then there is always a linking line, this is called linking line, and each linking line has a label on the line.
कि वो कनेक्शन किस तरह का है। तो ये एक मान लीजिए मैंने कंसेप्ट मैप बनाया है, एटम का चैप्टर मुझे पढ़ाना है और मैं ये चाहता हूं कि मैं कंसेप्ट मैप का इस्तेमाल करके अपना यूनिट प्लान बनाऊं। तो अब मैं अगले एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट मैप से कैसे मैं अपना यूनिट प्लान बना सकता हूं। तो ये परमाणु के टॉपिक का एक कंसेप्ट मैप है। अब मैंने इसमें से एक हिस्सा आइडेंटिफाई किया, यहां बॉक्स में देखिए, जिसमें मैंने एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल इतना हिस्सा मैं एक लेसन में पढ़ा सकता हूं। जब मेरा कॉन्सेप्ट मैप बन जाता है, जब आपका कॉन्सेप्ट मैप आपके सामने आएगा तो आप तय कर लेंगे कि कितने कॉन्सेप्ट आप कितने लेसन में कवर करेंगे। तो यहां फर्स्ट लेसन मैंने डिसाइड किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट मैप ऑलरेडी बन चुका था। मैंने उस कॉन्सेप्ट मैप का एक हिस्सा सिलेक्ट किया, उसको बॉक्स में फिट किया कि भाई इस हिस्से से मैं, इस हिस्से को लेकर के मैं पहली क्लास पढ़ाऊंगा, अर्थात उस क्लास में मैं एटम पढ़ाऊंगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ाऊंगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आपको कॉन्सेप्ट मैप के बाद लेसन प्लानिंग में आसानी हो गई। अब मैंने इस हिस्से को देखो, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया कि एक लेसन में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं केवल इतनी चीजें एक लेसन में आज पढ़ाने वाला हूं। अब मैंने इस पर अपना डेवलप किया यूनिट प्लान का पहला पेज, अर्थात पहले लेसन का समरी। तो यहां देखिए इसमें टॉपिक क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये मेरा टॉपिक है। इसमें कौन से सब कॉन्सेप्ट में कवर करूंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। मैं केवल इतनी चीजें पहले लेसन में कवर करूंगा। तो मैंने यहां लिख लिया मेरा कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तो मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा ये है कि इस पढ़ने के बाद मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर बता सकें तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो मैंने एक अपने लेसन का मेन लर्निंग आउटकम बनाया, लर्नर्स डिफरेंशिएट पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर लर्नर डिफरेंट पार्टिकल्स में अंतर बताते हैं। मुझे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मैं क्या एक्टिविटी प्लान करूंगा, मैं उनको पार्टिकल्स पर चार्ज दिखाने के लिए एक्टिविटी कराऊंगा। मैंने ये प्लान किया कि मैं कुछ बच्चों को सब एटॉमिक पार्टिकल बनाऊंगा, अर्थात एक बच्चा इलेक्ट्रॉन बनेगा, कुछ बच्चे प्रोटॉन बनेंगे, कुछ बच्चे न्यूट्रॉन बनेंगे, और एक सर्कल खींचूंगा क्लास में और उसको मैं न्यूक्लियस का रूप दूंगा और फिर बच्चों से कहूंगा कि तुम अब प्रोटॉन आ जाओ, अब इलेक्ट्रॉन आ जाओ, अब न्यूट्रॉन आ जाओ, और मैं उस रोल प्ले के माध्यम से अपनी लेसन को पढ़ाऊंगा। तो मैंने यहाँ एक्टिविटी प्लान कर ली। अब मुझे पता है मुझे रोल प्ले करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्ले कार्ड चाहिए, मुझे स्टूडेंट चाहिए, मुझे स्टूडेंट को डायलॉग लिख कर देने हैं। इट मीन्स आई कैन प्लान व्हाट आई विल डू। देन what resource I will use? I will use a 3D model of an atom to further facilitate my learners to understand the structure of atoms. कि मैं एटम का एक त्रिविमीय मॉडल लेकर के आऊंगा कक्षा में। तो अब मुझे पता है मुझे त्रिविमीय मॉडल चाहिए, तो मैं पहले से त्रिविमीय मॉडल बनाकर रखूंगा। फिर मैं इसको कैसे जांचूंगा, मैंने कहा कि मैं क्रॉसवर्ड पजल बनाऊंगा। सिमिलरली अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए। पहले एग्जांपल में टीचर ने एटम, एटॉमिक पार्टिकल की बात की, दूसरे लास्ट लेसन में उसने कहा अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉन्स की बात तो कर ली, लेट मी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑर्बिट्स एंड ऑल दैट। तो उसने क्या किया, उसने एक नया लेसन प्लान किया। सेकेंड लेसन में वो बात करेगा इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। तो जब हम इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा सेकेंड लेसन है। हमने अपने कंसेप्ट मैप से फिर एक हिस्सा ले लिया कि हमारा सेकेंड लेसन इस पर होगा। जब हमारा सेकेंड लेसन इस पर होगा तो अब हमने इसका लेसन प्लान, समरी प्लान किया अपने यूनिट प्लान में कि हमारा टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, जिसमें हम ऑर्बिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर-बोरी स्कीम, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, ये सब कॉन्सेप्ट्स लेंगे। हमारा लर्निंग आउटकम होगा कि लर्नर्स डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोर-बोरी स्कीम। अगर वो बोर-बोरी स्कीम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं तो मेरा ये लेसन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। फिर उस पर मैं क्या एक्टिविटीज करूंगा, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, मैं डिस्कशन करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की कुछ एक्सरसाइज दूंगा तो मुझे उसके लिए वर्कशीट्स बनानी होंगी, मैं रोल प्ले करूंगा तो मुझे रोल प्ले करना होगा। मींस व्हेन यू प्लान योर एक्टिविटीज इन एडवांस इन योर यूनिट प्लान एंड व्हेन यू डिटेल आउट इन योर लेसन प्लान, इट हेल्प यू अ लॉट। फिर मुझे कौन से लर्निंग रिसोर्सेज यूज करने हैं, मुझे न्यूक्लियस और ऑर्बिट का मॉडल चाहिए,
मुझे प्ले कार्ड चाहिए, मुझे एक यूनिट टेस्ट बनाना है जिससे मैं इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में जान सकूं। ठीक, तो ये सेकेंड हो गया। अब मैंने थर्ड लेसन देखिए, कंप्लीट अभी भी कॉन्सेप्ट मैप नहीं है। पहले लेसन में टीचर ने ये पढ़ाया, दूसरे लेसन में टीचर ने ये पढ़ाया, अब टीचर तीसरे लेसन में प्लान किया है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा। तो अब उसने कहा कि आज मैं थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के बारे में पढ़ाऊंगा। दिस इज द थर्ड पोर्शन ऑफ द सेम कंसेप्ट मैप। अगेन एक पेज का समरी बनेगा कि एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट है। अगर लर्नर्स रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल में अंतर बता पाते हैं तो ये मेरा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है। इसके लिए मैं एटॉमिक मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और डिस्कशन करूंगा, ये मेरा मेथड है। मैं इसके लिए वीडियो एनिमेशन दिखाऊंगा एटॉमिक मॉडल्स के, ये मेरे लर्निंग रिसोर्स हैं। और मैं बच्चों से एटॉमिक मॉडल की पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहूंगा, ये मेरी असेसमेंट स्ट्रेटजी है। राइट, तो ये मेरी लेसन प्लानिंग हो गई इस लेसन की। फिर चौथे लेसन में मैंने कवर किया कि मैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स और आइसोटोप्स की बात करूंगा। तो अब इस हिस्से को मैं कवर करूंगा, दिस पोर्शन आई विल कवर इन फोर्थ लेसन। तो आप देखिए, जब हमने कंसेप्ट मैप बनाया था तो उस कंसेप्ट मैप को हमने कितने लेसन में ब्रेक कर लिया, हमने 4 लेसन में ब्रेक कर लिया। हमें पता है हमें किस लेसन में किन कॉन्सेप्ट और किन सब कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है। हमें पता है हर एक लेसन में हमारे क्या टॉपिक और सब टॉपिक होंगे, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, क्या एक्टिविटीज हम प्लान करेंगे, क्या रिसोर्सेज हम डिजाइन करेंगे और कौन सी असेसमेंट स्ट्रेटजीज हम यूज करेंगे। सो दिस इज द वे through which you can use a concept map to plan your unit. The concept map is being used extensively for planning a unit. So what is 5E approach of lesson planning? मैं आपसे ये बात करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप एक 5E अप्रोच पर लेसन प्लान बनाएं तो किन चीजों का ध्यान रखें। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक्चुअली जो 5E अप्रोच है इसका बेसिक प्रिंसिपल है नॉलेज कंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम। ये मानकर चलता है कि क्लासरूम में जो बच्चे आते हैं उनकी नॉलेज यूनिक होती है और वो जो भी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है। क्लासरूम में जो लर्नर इंटरेक्शन है, लर्नर कंटेंट इंटरेक्शन है, लर्नर टीचर इंटरेक्शन है एंड टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। अध्यापक एक सहायक के रूप में मदद करता है, एक फैसिलिटेटर के तौर पर मदद करता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 5 E's, जब हम 5 E की बात करते हैं, द फर्स्ट E इज एंगेज, द सेकेंड E इज एक्सप्लोर, द थर्ड E इज explain, the fourth E is elaborate, the fifth E is evaluate. ये 5 E हैं। मैं एक एक E पर डिटेल में बात करूंगा, engage पर, explore पर, explain पर, elaborate पर और evaluate पर। इसी के आधार पर आप अपना पूरा लेसन प्लान बनाते हैं। What is engage? देखिए engage के नीचे मैंने क्या लिखा है, getting attention। जब आप कक्षा में जाते हैं तब हम बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले, कंसेप्ट प्रेजेंट करने से पहले, whatever we do, that is called engage. So, how you can engage your students? The traditional teacher asks open-ended questions. सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, many people use this, that they ask open-ended questions. But nowadays, we always suggest that don't ask questions directly. Rather, present a problematic situation in front of them, give them some situation or scenario, and let them analyze the situation, observe the situation, and ask questions to themselves. Ask question with peers. You can then show some surprising events. कई बार आप उनको कुछ शेयर करने को कह सकते हैं कि वो जो भी अपने चारों ओर देखते हैं, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। मान लीजिए आपको यही पढ़ाना है कि एयर में प्रेशर होता है
For example, there is a topic called characteristic of air, and in characteristics of air, there is a concept called pressure in air. हवा में दबाव होता है, ये पढ़ाना है। लेकिन बच्चे न तो प्रेशर जानते हैं, न ये जानते हैं कि हवा में दबाव होता है। लेकिन आप उनसे ये पूछिए कि वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपने घर से बताएं जहां वो कोई परिवर्तन देखते हो जिसमें एयर प्रेशर होता। हो सकता है कोई बच्चा बताए कि प्रेशर कुकर में जब सीटी लगती है, ठीक है, प्रेशर कुकर में जब सीटी लगती है तो सीटी ऊपर उठती है। हो सकता है कोई बच्चा बताए कि घर में पानी उबलता है तो ढक्कन जो है वो भगोने का या बर्तन का खुल जाता है। हो सकता है कोई बच्चा बताए कि जब तेज आंधी चलती है तो हमारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्या उनको या तो ये तरीका है, यह तरीका है कि आप उनको सिचुएशन बताइए कि अगर आप अपने घर में हैं, अचानक से आंधी आ जाए तो आपके घर में क्या क्या परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, क्या क्या घटनाएं दिखाई देती हैं। लेट देम गिव अ सिचुएशन एंड आस्क देम टू गिव सम questions. So this is called engaging. That you engage by some activity, by some situation, by some scenario, and then you define the problem. And you do not define on your own. Your learners define. That is the difference between constructivism and traditional lesson planning. तो आप खुद प्रॉब्लम डिफाइन करने की बजाय आपके बच्चे प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। और यहाँ हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि जब आप इंगेज की एक्टिविटी में हो, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट करिए जहां अलग अलग तरह के परसेप्शन स्टूडेंट्स शो कर सके। द सेकेंड स्टेप इज एक्सप्लोर। तो आपने उनको जब कंसेप्ट से रिलेटेड उनके प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंसेस या कोई एक्टिविटी या कोई सिचुएशन देकर इंगेज कर लिया, अब आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं उस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करने की जो कॉन्सेप्ट आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? आप उनको मटेरियल दीजिए जिससे वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके। आप उनको कोई एक्सपेरिमेंट करने को दे सकते हैं, कोई मटेरियल दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी करने को दे सकते हैं, और कोशिश करिए उनको टीम में इन्वॉल्व करें। क्लास के स्टूडेंट्स को, अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, आप उनको 5-5 के 8 ग्रुप में बांट दीजिए, 4-4 के 10 ग्रुप में बांट दीजिए। या मटेरियल कम है तो आप 10-10 के 4 ग्रुप में बांट दीजिए, उनको एक एक प्रॉब्लम दे दीजिए। सो एक्सप्लोर में हम क्या करते हैं, हम या तो स्टूडेंट्स को कुछ मटेरियल देते हैं या फिर लर्नर्स को टीम में, मैंने जैसे कहा कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लीजिए और उनको ग्रुप्स में कुछ एक्टिविटी करने को दीजिए। एक्चुअली इस पूरे स्टेप का एस्पेक्ट ये है कि बच्चे खुद कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। अगर कोई सीक्वेंस है तो उसको आइडेंटिफाई करें। आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ योर लेसन प्लानिंग। Then you encourage them to communicate and share experiences. Communicate with their peers, जिनके साथ वो बैठे हैं क्लास में, जिनके साथ उनको ग्रुप में बैठा है, उन ग्रुप में वो पहले डिस्कस करें, फिर वो अपने आउटकम्स को अदर ग्रुप्स के साथ डिस्कस करें। So let them explore. Then third step is explain. Here your intervention is required because now they need to understand the concept involved in the activities which you have given them in engage and explore phase. तो इसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम उनको उनके विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। हम उनके सामने कुछ डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने कोई मॉडल बनाया है या स्टूडेंट्स ने कोई मॉडल प्रेजेंट किया है तो उस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। कोई वर्तमान परिस्थिति, जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वो हिस्टोरिकल टॉपिक है, लेकिन अगर कोई प्रेजेंट सिचुएशन उससे मैच करती है तो आप उस हिस्टोरिकल कंसेप्ट के परव्यू में उसके ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट सिचुएशन के एनालिसिस के लिए कह सकते हैं। जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, या उनको कोई आपने चैप्टर पढ़ाया है, मान लीजिए लिटरेचर में कोई चैप्टर पढ़ाया है, आप उनसे समरी देने के लिए कह सकते हैं। आप उनसे कुछ सिंबल्स यूज करने के लिए कह सकते हैं। आप कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दे एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट विच यू हैव प्रेजेंटेड। सो हमने उनको एंगेज कर लिया, उनको कुछ एक्टिविटी देकर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने दिया। इसके बाद आप इलैबोरेट करते हैं। अब उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन कर लिया, बट अब उस कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम
उनकी नॉलेज जो उन्होंने गेन की, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा, जो संप्रत्यय आपने उन्हें सिखाया, उसके रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको एनालाइज कराने की बात करते हैं। हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज को शेयर करने की बात करते हैं। हम उनसे ये भी बात करते हैं कि वो जो भी उन्होंने स्किल्स सीखी हैं या जो भी आइडियाज सीखे हैं, जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को और एक्सपेंड करने के लिए वो प्रैक्टिस करें। तो जो प्रैक्टिस एंड ड्रिल का हिस्सा है वो इलैबोरेट स्टेप में आता है। आपने कुछ कॉन्सेप्ट मान लीजिए उनको क्लास में पढ़ा दिए, कोई नई बात उनको बता दी, अब आप उनसे कहते हैं कि जाइए आप आज घर जाइए और समाचार पत्रों में कुछ इसके बारे में ढूंढिए, दैट इज कॉल्ड इलैबोरेशन। तो आप उनके कंसेप्ट्स को और डीपर और ब्रॉडर बनाने के लिए उनको जो एक्टिविटीज देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलैबोरेशन। एंड यू आल्सो आस्क देम टू डेवलप सर्टेन प्रोडक्ट और प्रमोट सम ideas. This is called elaborate phase. Then the last phase of the lesson plan comes, that is the evaluate. Evaluate phase हमें ये बताता है कि engage से लेकर elaborate तक, engage, explore, explain और elaborate, इन सारी phases में हमारी learner ने अपनी क्या understanding develop की। तो पहली चीज तो ये मान लीजिए कि ये पांचवा चरण जरूर है, लेकिन ये क्रम में पांचवें स्थान पर आता नहीं है। इट इज नॉट लाइक कि आप लेसन प्लान में पहले इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इलैबोरेट की बात करेंगे, फिर इवैल्यूएट की बात करेंगे। नो, इवैल्यूएट इज इंटीग्रेटेड इन ईच स्टेप, राइट? सो इवैल्यूएट इज इंटीग्रेटेड इन ईच स्टेप। ये एक ऑनगोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। इवैल्यूएट फेज जो है, मूल्यांकन चरण जो है लेसन प्लानिंग का, ये ऑनगोइंग मतलब पहले स्टेप से शुरू होती है। आप अपने लर्नर्स को एनकरेज करते हैं कि उन्होंने जो समझ विकसित की है या जो योग्यताएं, एबिलिटीज विकसित की हैं, उनको वो खुद असेस करें, उनकी वो खुद आकलन करें। इसके लिए लर्नर और टीचर के बीच कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और वो कम्युनिकेशन ही ये बताता है कि लर्निंग सही हो रही है या नहीं। The communications between the teacher and learner basically provide the concrete evidence of learning. अधिगम के सही प्रमाण आपको उस कम्युनिकेशन से ही मिलते हैं। Then you determine if learners have attained understanding of concepts and knowledge. यदि आपके अध्येताओं ने आपके संप्रत्ययों और जो ज्ञान उन्हें निर्मित करना था वो उन्होंने निर्मित किया है या उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप की है, तो इवैल्यूएशन उसमें मदद करता है। और यदि यहाँ कोई कमी रह गई है तो इवैल्यूएशन टीचर को मॉडिफिकेशन और अपनी दिशा परिवर्तन अर्थात चेंजेस इन डायरेक्शन में भी मदद करता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप चेकलिस्ट यूज करिए, आप यूनिट एंड अचीवमेंट टेस्ट बनाइए, जो बहुत ट्रेडिशनल है लेकिन अचीवमेंट टेस्ट में प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूं आप छोटी छोटी क्विजेस बनाइए, आप बच्चों के इंटरव्यू लीजिए, उनसे कुछ कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैप बनाने को कहिए, उनसे कुछ प्रेजेंटेशन डेवलप करने को कहिए, उनको कुछ परफॉर्म करने को कहिए और उनकी परफॉर्मेंस को असेस करिए। उनसे कहिए कि वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी एक फाइल, एक पोर्टफोलियो बनाएं और एट द एंड ऑफ योर यूनिट यू चेक दैट पोर्टफोलियो, दैट व्हाट दे हैव लर्नड विद इन दैट। तो आपने कभी उन्हें कोई क्विज कराई है, कभी कोई मॉडल बनाने को दिया है, कभी कोई प्रोजेक्ट दिया है, कभी कोई शॉर्ट कमेंट्री लिखने को दी है, कहीं कोई समरी लिखने को दी है, तो वो सारी चीजें अपने पोर्टफोलियो में कलेक्ट करते रहेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द यूनिट you can check that portfolio that whether they have did all these activities or not, and if they have did, then what kind of things they have done it, right? So let me show you template. आप जब अपना लेसन प्लान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभी तो मैंने आपसे चर्चा की कि 5 लेसन प्लान की जो 5 ई हैं वो होती क्या है। मैं आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूं, टेम्पलेट मतलब एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप जब लेसन प्लान बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? कौन सा विषय पढ़ाने वाले हैं, किस कक्षा को पढ़ाने वाले हैं, तो वो आप यहां भी लिखेंगे कि कक्षा 10 विषय विज्ञान, क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू राइट ऑन योर लेसन प्लान, योर सब्जेक्ट एंड ग्रेड लेवल। So all we do this, we can understand it very easily. Then we write the material required for successful execution of the lesson. ये कहां से पता लगेगा? अगर हमने यूनिट प्लान बनाया है पहले, तो हमारे यूनिट प्लान में हमने ये प्लान किया है कि अपने यूनिट के इस लेसन को, किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए। तो इस लेसन में हम किस किस मटेरियल का यूज करने वाले हैं
what kind of material we are going to use, we also write that, right? Then we write expected learning outcomes, कि आज के लेसन में हमारे विद्यार्थी क्या सीखने वाले हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे उसको लिखिए, that is your expected learning outcomes. Then you write engage. ये सब लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखते हैं आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट कैसे कैप्चर करेंगे, तो आप उस एक्टिविटी के बारे में लिखिए जो एक्टिविटी आप उन्हें एंगेज फेज में करने को देंगे. आप कोई गाना यदि यूज करेंगे तो गाने को लिखिए कैसे यूज करेंगे, आप कोई मॉडल यूज करेंगे तो मॉडल के बारे में लिखिए, आप कोई स्टोरी यूज करेंगे तो स्टोरी के बारे में लिखिए, आप कोई वीडियो यूज करेंगे तो वीडियो की लिंक दीजिए कि आप ये वीडियो यूज करेंगे. हाउ यू आर गोइंग टू कैप्चर योर लर्नर्स इंटरेस्ट, दैट शुड बी अंडर द एंगेज हेडिंग ऑफ योर लेसन प्लान. तो लेसन प्लान में जब आप एंगेज का हेडिंग डालें तो उसके नीचे ये लिखिए कि आप कौन सी विधि, कौन सा मटेरियल, कौन सा मेथड, ड्रामा, मॉडल, क्वेश्चन, स्टोरी, वीडियो क्या यूज करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों को एंगेज करने के लिए, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर लर्नर्स, और उस फेज में बच्चों से क्या अपेक्षित है. देन यू राइट एक्सप्लोर. अब यहां आप वो एक्टिविटी लिखिए जो बच्चे करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोर में मैंने लिखा है लर्निंग बाय डूइंग, तो बच्चे क्या करेंगे, वो कोई मॉडल बनाएंगे, कोई ड्राइंग बनाएंगे, अगर लिटरेचर पढ़ा रहे हैं कोई समरी बनाएंगे, कोई लेख लिखेंगे, व्हाट दे विल डू, और वे किस वस्तु का, किस प्रकार की सूचना का प्रयोग करेंगे इस फेज में. तो लर्नर्स क्या करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, और लर्नर्स वो करने के लिए किस मटेरियल या किस सूचना का प्रयोग करेंगे उसके बारे में लिखिए. ये आप एक्सप्लोर में लिखेंगे. देन आप जब एक्सप्लेन फेज में लिखते हैं अपने लेसन प्लान में, तब आप लिखिए कि आप कौन से टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, या एक्सप्लेन फेज में क्या टीचर एक्सप्लेन करने वाला है, क्या लर्नर से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक्सप्लेन फेज में दोनों एक्टिव होते हैं, टीचर एज वेल एज लर्नर, राइट. तो ये जो एक्सप्लेन फेज में लर्नर है वो क्या एक्सप्लेन करने वाला है, टीचर क्या एक्सप्लेन करने वाला है, स्टूडेंट की ओपिनियन को आप किस स्टेप पर लेंगे, अगर वहां कोई मिसकंसेप्शंस आएंगे तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे. ऑल दीज थिंग्स यू राइट इन एक्सप्लेन फेज. देन यू यूज द एलैबोरेट फेज, जहां आप नई वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड रियल लाइफ सिचुएशंस आप आइडेंटिफाई करिए. आप अपने लेसन प्लान में लिखिए दैट आई विल गिव दिस रियल लाइफ सिचुएशन टू माय स्टूडेंट एंड आस्क देम टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स व्हिच दे हैव लर्नड इन दैट पर्टिकुलर लेसन. तो आप वहां लिखिए कि इस परिस्थिति में वे इसका उपयोग ढूंढेंगे. ठीक. देन इवैल्यूएट, आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, आप ये इसमें लिखेंगे कि आप उनको प्रोजेक्ट देंगे, कंसेप्ट मैपिंग देंगे, कंटेंट एनालिसिस देंगे, कोई क्विज कराएंगे, कोई पजल कराएंगे, क्या कराएंगे. ये कहां से आएगा आइडिया, आपके यूनिट प्लान से. आपको मैंने यूनिट प्लान में बताया कि आप एक पेज में समरी बनाते हैं, वहां लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं, एक्टिविटीज लिखते हैं, मटेरियल लिखते हैं, और कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो लिखते हैं. तो उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे. जब आप ये पांचों चीजें अपने लेसन प्लान में लिख लेते हैं तब आपका लेसन प्लान एक अच्छा लेसन प्लान होता है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. हाउ कैन वी यूज concept plan as assessment tool? Parul, very good question. Parul, very good question. There is a video how we can use concept map as assessment plan, which our faculty in our school have developed because this is an activity in your workshop 1. इग्नू के बीएड में हमने कहा है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आप उसकी पहले कोई 4 या 5 यूनिट चुनिए. आप ये देखिए कि वो यूनिट आप कितने लेसन में कवर कर सकते हैं. आप हर यूनिट के लेसन डिसाइड करिए और टोटल आप इतनी यूनिट लीजिए जिसमें आप कम से कम 20 लेसन बना सके. तो आप 4 यूनिट ले सकते हैं, 5 यूनिट ले सकते हैं, 3 यूनिट ले सकते हैं, या आपके सब्जेक्ट और किस लेवल पर आप पढ़ा रहे हैं. क्लास 10th में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है 2 यूनिट में ही हो जाए. छोटे क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है ज्यादा यूनिट्स आपको कवर करनी पड़े. तो आप देखिएगा कि हमारी टीचिंग प्रैक्टिस जब सेकंड ईयर के इंटर्नशिप में होगी तो वहां हमने आपसे पहले कहा है कि आप यूनिट्स लीजिए, उनके यूनिट प्लान बनाइए. यूनिट प्लान बनाते समय ये डिसाइड करिए कि कितने लेसन होंगे. तो मान लीजिए 20 लेसन आपके 4 यूनिट में हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये 5 यूनिट में हो रहे हैं. तो सबसे पहले आपको वो 4 या 5 यूनिट प्लान बनाने हैं. जिन यूनिट्स को आपने यूनिट प्लान में इंक्लूड किया है, आपको लेसन प्लानिंग और अपनी टीचिंग प्रैक्टिस उन्हीं लेसन्स पर करनी है. So it is not different activities. We have connected it and we have interrelated. So you will get it. Okay. You can take any unit for unit plan, but you take the whole unit. The unit may be completed in 2 lessons. Then only 2 pages are required. The unit may be completed in 5 lessons. Then 5 pages are required.
The unit may be completed in 10 or 12 lessons, then 10 or 12 pages are required. So it depends upon the length of the unit. Yes. Stay safe, stay healthy, maintain distance, follow rules, and keep studying. Thank you very much. Bye and take care.